हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। और आज जो हमारा पहला टॉपिक है 13 मार्च का, आपके सामने मिंट और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स। तो ऑस्कर अवार्ड्स 2023 जो है वो अनाउंस किए जा चुके हैं। तो उसको लेकर के हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस आ सकता है कि भारत का कहीं ना कहीं दबदबा रहा है इस बार ऑस्कर अवार्ड्स में। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए रेलिवेंट होगा। जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुनीत मोंगा विंस हर सेकंड ऑस्कर विथ द एलिफेंट विस्परर्स, यानी कि गुनीत मोंगा जो भारत से हैं, बिलोंग करती हैं। आपको ये इमेज उनकी नजर आ रही होगी। तो इनको दूसरी बार ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये किया गया है किस वजह से कि द एलिफेंट विस्परर्स के वजह से इनको किया गया है। इसके पहले भी इनको किया जा चुका है 2019 में, जो कि एक उन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया था पीरियड एंड टू सेंटेंस, उसको लेकर के। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे साथ साथ में तो ये जो RRR मूवी का जो सॉन्ग है नाटू नाटू, तो उसको भी कहीं ना कहीं मतलब सबसे बेहतरीन में कंसीडर किया गया है। तो ऑस्कर अवार्ड्स में कहीं ना कहीं इस वजह से भारत का जो इन्फ्लुएंस है आप देख सकते हो काफी ज्यादा आपको मिल जाएगा। और ये जो था इस बार का वो 95th एकेडमी अवार्ड था। तो अगर वन लाइनर एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पूछ लेते हैं कि कौन सा नंबर का ये था। तो 95th था। और द एलिफेंट विस्परर्स का नाम याद रखिएगा, क्योंकि यहां से ये जो है वो विनर बन करके निकलता है। और ये एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट फिल्म के कैटेगरी में दिया गया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सी कैटेगरी में दिया गया है। ठीक है। तो द एलिफेंट विस्परर्स का नाम और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। ठीक। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इनका भी नाम याद रखिएगा, गुनीत मोंगा जी का। और 2019 में क्यों दिया गया था ये भी हमने देख लिया, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस के वजह से। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ इमेजेस आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब उसका इमेज आपको नजर आ गया होगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है द हिंदू का, वो दिखाता है कि ऑकस और ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। ऑकस मतलब कि ये आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, यानी कि ये तीन कंट्रीज जो है ये कुल मिलाकर के एक समूह है, जो कि कहीं ना कहीं मतलब तीनों कंट्रीज ओवरऑल आप देखोगे तो ये साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल मतलब आप कहीं ना कहीं इन तीनों नेशंस को देखोगे कि एक ही इनका इंडो पैसिफिक का जो क्वाड नेशंस में भी मतलब आप ऑस्ट्रेलिया यूएस को देखोगे, वहां यूके नहीं है। ठीक है। क्वाड में इंडिया और जापान भी आते हैं, लेकिन ये जो ऑकस ग्रुपिंग बनाया गया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए है। इवन फाइव आईज अलायंस भी इसकी वजह से चर्चा में रहता है। तो ये जो फाइव आईज अलायंस है ये क्या है? ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है। क्या है? इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट। क्योंकि आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब जो भी काम होता है उसको लेकर के शेयरिंग आपको देखने को मिल जाएगा बिटवीन फाइव इंग्लिश स्पीकिंग डेमोक्रेसीज। कौन कौन से? तो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड है। मतलब हमने जो ऑकस में देखा तो ये ऑकस के कंट्रीज आते हैं क्या फाइव आईज में? बिल्कुल आते हैं। उसमें एक आपका यूएस हो गया, दूसरा यूके हो गया और तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, और दो अलग नेशंस कनाडा और न्यूजीलैंड। तो वहां से भी क्वेश्चन हो सकता है और यहां से भी हो सकता है कि फाइव आईज अलायंस में कौन सा कंट्री जो है वो हिस्सा नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो अलायंस है वो बेसिकली कोल्ड वॉर के समय में बनाया गया था, ताकि मतलब उस वक्त जो यूएस और सोवियत यूनियन जो है वो अपने अपने पर्सपेक्टिव से एक मुठभेड़ उनका जो चल रहा था। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो अलायंस है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने की बात करता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और साथ साथ में आप देखोगे तो इसको वर्ल्ड का मोस्ट सक्सेसफुल इंटेलिजेंट अलायंस माना जाता है। नेक्स्ट, लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी एज वेल। तो रिसेंटली नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है इसका आपको हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर्स का जो हेडक्वार्टर्स है वो हैदराबाद में लोकेटेड है, और ये इसरो के अंदर है, अंडर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? बेंगलुरु में है। ठीक है। तो इसरो का हेडक्वार्टर्स भी आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि इसरो का हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा बेंगलुरु में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का पार्ट है। तो ये लैंडस्लाइड हॉटस्पॉट्स को लेकर के इन्होंने मतलब एक सर्वे कंडक्ट किया है और उसको लेकर के एक रिपोर्ट दिया है। ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जो है वो किसने मतलब रिपोर्ट को प्रेजेंट किया है? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हेडक्वार्टर्स हमने देख लिया है, और ये किसके अंदर आता है? तो इसरो के अंदर काम करता है। इन्होंने इस छवि को दिया है, इस इमेज को दिया है, जहां पे ये दिखा रहे हैं भारत का नक्शा और लैंडस्लाइड्स किस तरीके से। आप देखोगे ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला जो रीजन है ये काफी ज्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड्स के। इधर आप नॉर्थ ईस्टर्न देखोगे, हिमालय वाला जो रीजन है, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं सारे के सारे ऑलमोस्ट, तो ये भी लैंडस्लाइड प्रोन है। और फिर आप नॉर्थ वेस्ट जो हमारा इंडिया का पार्ट है
तो इधर हिमालयन वाला जो रीजन है ये इधर का मतलब टेक्टोनिकली भी ये बेसिकली आप एक्टिव इसको देखोगे और ओवरऑल इस वजह से लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे फिर वो उत्तराखंड वाला रीजन हो या फिर इधर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर वाला रीजन हो, इधर केरल वगैरह का भी रीजन में आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिल जाएगा। तो ये कभी भी आप मतलब जब डिजास्टर मैनेजमेंट को लिख रहे हो मेंस में, स्पेशली यूपीएससी के मेंस में या फिर आपसे इंटरव्यू में सवाल किया जाए, तो आपको ये हमेशा मतलब ध्यान में रख करके बात करना चाहिए कि लैंडस्लाइड प्रोन हमें कहीं ना कहीं मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की जरूरत है कि लैंडस्लाइड रेजिलियंट हो। एक्चुअली लैंडस्लाइड प्रोन तो हमारा देश काफी मतलब नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और वेस्टर्न घाट्स में है। तो इस रीजन्स में जब भी हम इकोसिस्टम को और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को जब हम बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आप देखोगे हमें इसको भी ध्यान में रख करके ही चलना चाहिए। नेक्स्ट आप देखोगे तो की हाइलाइट्स क्या है, उत्तराखंड, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंडस्लाइड्स रिकॉर्ड किया गया है 1998 से 2002 में। ठीक है, तो इन स्टेट्स के लिए वैसी पॉलिसीज की जरूरत है कि इनके लिए थोड़ा सा स्पेशल कंसीडर करके चला जाए। और इस लिस्ट को टॉप मिजोरम ने किया है क्योंकि सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड पिछले 25 साल में उसी राज्य में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा मिजोरम के बाद में आपको उत्तराखंड भी और केरल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, केदारनाथ वगैरह का आप देखोगे ही चर्चा जो 2013 का रहा था फ्लैश फ्लड वगैरह का। फिर आप अभी कहीं ना कहीं देख रहे हो चार धाम प्रोजेक्ट की वजह से जो हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स की सीरीज में कि जोशीमठ में जो सिंकिंग हो रहा है, तो ये सारा जो कारण है रुद्रप्रयाग वगैरह का रीजन में, तो ये मतलब कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स एक उसका मेजर रीजन बन जाता है। और ये लैंडस्लाइड एटलस है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी आप देखोगे तो इंडिया जो है वो टॉप 4 कंट्रीज में है जहां पे हाईएस्ट लैंडस्लाइड रिस्क है। और बेसिकली माना जाता है कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में एक से ज्यादा जो है वो अपना जान गंवा रहा है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। आप देखोगे पूरा का पूरा भारत का जो मैप है वो मोस्ट हाईएस्ट मतलब वल्नरेबल में से एक है। तो दुनिया का सबसे 4 जो लैंडस्लाइड प्रोन कंट्रीज है उसमें इंडिया लाई करता है। इसके अलावा नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बेसिकली लैंडस्लाइड्स कुछ खासा नहीं है, एक्चुअली टेक्टोनिकली एक्टिव जो मूवमेंट्स होता रहता है और इवन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज होता है यानी कि ह्यूमंस के द्वारा जो एक्टिविटीज होता है, इंटेंस माइनिंग वगैरह अगर हो गया, फिर कहीं ना कहीं मतलब लगातार आप देखोगे डिफॉरेस्टेशन की जो एक्टिविटीज हो रही है या फिर रिवर्स का जो मतलब रूट चेंज किया जा रहा है, तो ये सारा एक कारण बन जाता है लैंडस्लाइड्स का। ठीक है, और लैंडस्लाइड्स जो है बेसिकली उसकी वजह से रॉक डेब्री वगैरह ये सब एवेलांचेस आपको फर्दर देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट IREDA जो है, ठीक है, ये इसका 36 साल कंप्लीट हो चुका है। और ये आज का ही आर्टिकल आप देख सकते हो 13 मार्च 2023 PIB का। तो ऑथेंटिक डेटा और हम आपको ऑथेंटिक सोर्सेस ही कवर करवाते हैं। सॉरी, IREDA जो है बेसिकली ये मिनी रत्ना कंपनी है, ये आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री कौन सी है, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसको सेटअप कब किया गया, 1987 में। और ये एक स्पेशलाइज्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 36 साल पूरा हुआ है, क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। और मिनिस्ट्री कौन सी है, तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ईयर क्या रहेगा, तो 1987 रहेगा। और नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस एजेंसी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करता है। बाकी आप मतलब वही पॉइंट्स को दोहराया गया है। और इसके अलावा नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं बेसिकली CISF को लेकर के, मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्चुअली उनका CISF परेड डे है और ये इस चीज को अप्रिशिएट करने के लिए हम यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिल जाएगा। सॉरी, तो CISF जो है बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा 1969 में लाया गया था। और ये मिनिस्ट्री जो है वो होम अफेयर्स वाला जो मिनिस्ट्री है वो सॉरी वो अकाउंटेबल है इस चीज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का कटआउट। और यहाँ पे माइलस्टोन भी रचा गया बिकॉज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी एक डील साइन किया जहां पे क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप वो चालू कर रहे हैं। और आपको यहाँ पे दोनों देशों के मिनिस्टर्स नजर आ जाएंगे। तो भारत और US अभी रिसेंटली किया था, अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, यानी कि हम एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने इवन बाकी सेक्टर्स पे भी डिपेंडेंसी अपना कम करने के लिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ऑलमोस्ट आपको हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स लिथियम देखने को मिल जाएगा। अच्छा, लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज क्या है, हमने लिथियम जो कवर किया था तो वहां पे मेंशन किया था, तो आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि लिथियम ट्रायंगल में कौन कौन से कंट्रीज उसका हिस्सा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने सिंसियर स्टूडेंट्स वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। एग्जाम सामने है, इसको रिकॉल मेथड कहते हैं कि जब आप पढ़ रहे हो और जब क्वेश्चन आए तो आप फिर समझो कि यार पढ़े थे तो ये क्या हो सकता है आंसर। ठीक है,
तो आपको समझना होगा और समझ के आंसर देना होगा, बिकॉज अभी तो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे और जब आप एग्जाम हॉल में रहोगे वहां आपको रिकॉल करना होगा, आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। अभी आप दिमाग में अपने डाल रहे हो, लेकिन उस वक्त आपको दिमाग से निकालना होगा। और वहां पे आप अगर ये अभी से प्रैक्टिस करके चलोगे, इस इनिशिएटिव को, इस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस को डेली बेसिस पे लेके चलोगे, तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, बेसिकली लिथियम जो है वो भी हमने देखा था पीरियोडिक टेबल में पार्ट है, 3rd नंबर पे लाई करता है। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का, और 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। तो कोबाल्ट वगैरह जो है, ग्रेफाइट वगैरह जो है, वो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स में लाई करता है। और ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा वो मुल्क है जहां पे आपको देखने को मिल जाएगा रेयर अर्थ मटेरियल्स वगैरह, कोबाल्ट, लिथियम, ये सारा का सारा। नाउ क्रिटिकल मिनरल्स क्या है, वैसे तो हमने कवर किया है, आप इसीलिए कह रहे हैं कि डेली करंट अफेयर्स आप फॉलो करिए, बिकॉज अब जब आप डेली करंट अफेयर्स फॉलो करिएगा तो पीछे वाली चीजें रिवाइज होंगी। और क्या है कि कई बार जो पीछे वाली चीजें हैं, अगर आप उसको सिंसियरली देखे रहेंगे तो शायद हम इससे वहां ज्यादा भी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस चीज को आप इसीलिए हम सेइंग कि डेली बेसिस पे आप इसको फॉलो करते रहिए। क्रिटिकल मिनरल्स वो एलिमेंट्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज का। मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज का मतलब कि मोबाइल फोन्स वगैरह, कंप्यूटर से लेकर के बैटरीज तक में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे कि सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये कहीं ना कहीं रिस्क भी है इनका सप्लाई चेन डिसरप्शंस में होने का, मतलब बहुत कम मात्रा में पाए जाएंगे और बहुत ज्यादा इनकी जरूरत है, क्योंकि अब आप देखोगे तो हर इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको इसके साथ जुड़ना होगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल डेली करंट अफेयर्स का टॉपिक था। आई होप आपको काफी नया जानकारी जानने को मिला होगा। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे उसका भी रिप्लाई करिए और अपना भी फीडबैक दीजिए। और साथ साथ में चैनल सब्सक्राइब करके भी रखिए। फर्दर आपको ईपीएफओ के जो लेक्चर्स हैं वो भी मिल रहे होंगे, तो आप उसको एंजॉय करिए, नोट्स बनाते चलिए और साथ साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। और बाकी का जो हमारा कंटेंट भी है उसको भी टाइम निकाल करके देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते रहिए। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।